हाँ जी साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारे पास क्लास 12th में डेरिवेशन की सीरीज है और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग डेरिवेशन को समाप्त कर रहे हैं एक एक करके, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज के अंतर्गत आज है हमारे पास गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। हमने इसके पहले ऑलरेडी दो डेरिवेशन कर लिया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, बहुत आराम से बहुत प्यार से मैंने आपको वहां पे एक एक पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर उस वीडियो को जाकर एक बार देखिएगा। 100% आपको देखने से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आज हमें बात करना है आवेशित चालक आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भैया, ये जो हमारे पास चैप्टर है एनसीईआरटी में तो अलग से नहीं, एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर में आता है, लेकिन जो हमारी रेफरेंस बुक होती है उनमें इस चैप्टर को अलग बताया गया है। कोई प्रॉब्लम, इससे में कोई मतलब ही नहीं। हमारा मेन मोटिव क्या है? सारे डेरिवेशन करना, सारे टॉपिक कवर करना। तो उस पे हम चलते हैं। सुनो, तो ये हमारे पास टॉपिक का नाम मेन क्या है? गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो जो गॉस का नियम होता है उसका हम अनुप्रयोग कैसे करते हैं ये पढ़ना है हमको। दूसरी चीज क्या पढ़ना है इसी के अंतर्गत कि आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें गॉस के नियम के अनुप्रयोग में टोटल 5 डेरिवेशन है। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है हम एक एक करके सबको धराशायी करेंगे और एकदम अपने कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो आज इस डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से प्यार से। सबसे पहले आपको इस वीडियो में आने वाले 10 मिनट के भीतर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या करना चाह रहा हूं डेरिवेशन में। आपने अगर एक डेरिवेशन को बखूबी बहुत आराम समझा तो जो लास्ट के 4 डेरिवेशन है वो आपको ऑटोमेटिक खुद आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान बन जाते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है हमारे पास? लिखा है कि आवेशित तार के निकट। इसका मतलब कि हमारे पास कोई तार है और वो कैसा है? आवेशित है। तो सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे तार। तो यहां पे मैं एक तार बना देता हूं इस तरीके से। लाइन टेढ़ी हो रही है भाई, चलो फिर से। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया? तार बनाया। तो तार कैसा है? आवेशित है। अगर तार आवेशित है तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे? आवेश। क्या पाए जाएंगे? आवेश। तो चलो तार के ऊपर हम लोग आवेश डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखो, इसके ऊपर आवेश इस तरीके से फैला हुआ है ना? तो अच्छा सर, ऐसे क्यों फैला हुआ है? क्योंकि जो हमारा वस्तु है, जो हमारा तार है, वो एक रेखा के रूप में है ना, एक लंबाई के रूप में है ना, इसलिए आवेश भी उसी रूप में फैलेगा। ठीक है, हमें क्या बोला गया? आवेशित तार। तो मैंने आवेशित तार बना दिया। फिर बोला गया उसके निकट। तो इसका मतलब इस तार के निकट, चाहे इधर चाहे उधर कहीं पर भी, इसके निकट क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। एक मिनट जरा ध्यान सुनो। सबसे पहले मैंने आवेश पढ़ा, फिर आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पढ़ा, फिर हमने डाइपोल का पढ़ा, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो पढ़ा। अब मैं क्या करूं कि हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं और उन बहुत सारे आवेशों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या बोला गया कि आवेशित तार के निकट। तो मैंने माना कि यहाँ पे आवेशित तार है, इसके निकट मतलब कि r दूरी पर मैंने ऐसे एक बिंदु कंसीडर कर लिया, मान लिया कि r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एक बिंदु क्या मान लिया? P। और बिंदु P पे हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो बात हुई हमारे टॉपिक के बेस पे। बट अब हमें क्या क्या करना है ये ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले इस डेरिवेशन में, मतलब कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में जितने भी डेरिवेशन है, आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा और जिस आवेश के कारण निकालना होगा उसको हमें बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तो जरा देखो, यहां पे अगर हमें बंद करना होगा तो सबसे बढ़िया हमारे लिए क्या बनेगा? बेलन। क्या बनेगा? बेलन। बंद करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आयत यूज कर सकते हो, त्रिभुज यूज कर सकते हो, और क्या नाम से वर्ग यूज कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन वो यहां पे हम उस चीज को कंसीडर करते हैं जिससे हमें आसानी से मान को निकाला जा सके। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करने वाला हूं? मैंने यहाँ पे बेलन कंसीडर किया। कंसीडर का मतलब माना। ठीक है भैया, हाँ बहुत ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, बट जितनी आती है बता दे रहे हैं। कंसीडर का मतलब माना। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया? बेलन। क्या बनाया? बेलन बना दिया इस प्रकार से। और मैंने इस पूरे, देखो तार हमारा बंद हो गया ना बेलन के अंदर। तो हमारा मेन मोटिव ये, तार को नहीं बंद करना है, किसको बंद करना? आवेश को बंद करना है। देखो इसमें जितने भी आवेश है मैंने क्या कर दिया?
बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हमको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाबू ध्यान सुनो, अगर मैं एक आवेश हूं तो ऐसा है कि मेरे बॉडी के चारों तरफ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर आसमान धरती चारों तरफ क्या निकलती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या निकलती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज है हमारे पास, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। इतना बात समझ में आया होगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि यहाँ विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे वहां, यहाँ हुआ, चाहे जहां बनाओगे हर जगह क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र मिलेगा। और हमको यही बोला गया है कि इस पूरे के कारण विद्युत क्षेत्र कितना, उसका मान बताइए। ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो, अब फंडा करना क्या है हमको। सबसे पहले सुनो, जब हमको आवेश देगा, पहले आवेश को बंद करेंगे, बंद कर दिया। दूसरा काम होगा, हम क्या करेंगे, जो जिससे बंद करेंगे, जैसे यहाँ पे बेलन बनाया, क्या बनाया, बेलन, जिससे बंद करेंगे हम वहां पे छोटे छोटे क्षेत्रफल मानेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रफल मानेंगे। सर छोटे क्यों माने, पूरा मान ले। भैया जी अगर आप पूरा मान लोगे तो मान रहे हो ना, तो मान तो लोगे, लेकिन हमें उसका मान निकालने में प्रॉब्लम होगी, उसके मान को हम आसानी से निकाल नहीं सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल माना और उसका नाम क्या है, डी ए वेक्टर है। सुनना ध्यान से, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए, और इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, ए, और इस पूरे का मान भी क्या हो जाएगा, ए। लेकिन इन पूरे का मान या A1 A2 A3 आप जो भी मानना चाहें मान सकते हैं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम छोटा सा मानेंगे। तो बाबूजी जो फिजिक्स होता है उसमें छोटा सा मान निकालने के लिए डी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ए तो पूरा क्षेत्रफल, तो डी ए का मतलब छोटा सा क्षेत्रफल। आप लोग अगर मैथ पढ़ते होंगे, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, तो आपने एक टर्म सुना होगा अवकलन का। अवकलन का मतलब घटाना, या अवकलन का यूज कहां करते हैं, छोटे मान को निकालने के लिए। और अवकलन का साइन भी क्या होता है, डी से शुरू होता है, इसलिए हम यहां पे लगाएंगे डी ए वेक्टर। अच्छा सर ये डी ए वेक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो मैंने क्या लगा दिया, डी ए वेक्टर लगा दिया। अब यहां पे मैंने एक तल मान लिया, अगर इसका डी ए वेक्टर निकालोगे तो नीचे को आएगा। हाँ दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर ये इधर उधर क्यों बना रहे हो, किस बेस पे आप ये तीर दिखा रहे हो, अभी बताता हूं जस्ट। और यहां पर भी मैंने क्या मान लिया, छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया, और इसका डी ए कहां हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, तो सुनो, मेरे पास ये मेरे मार्कर की डिब्बा है, ठीक है। अब आप देखो जो क्षेत्रफल, ये बाबूजी क्षेत्रफल नहीं, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। और जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा उस सतह के लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर होता है। अब जैसे मैंने माना कि हमारे पास सतह है, तो इस पे जो क्षेत्रफल सदिश आएगा बाहर की ओर, ये कुछ इस प्रकार देखो, बाहर की ओर लंबवत आ रहा है ना, इस पे मानोगे तो ऐसे, इस पे मानोगे तो ऐसे, कहीं मानोगे कैसा, लंबवत आ रहा है। अब सोचो ये क्या है, हमारे पास बेलन है, क्या है, बेलन है। भाई देखो डेरिवेशन बहुत आसान है, अगर कुछ मेहनत है तो डायग्राम पे है, डायग्राम समझा, डेरिवेशन समाप्त, ठीक है। सुनो तो देखो ये क्या है हमारे पास, चलो मैं बोतल अपना उठाता हूं। देखो अगर हमारे पास ये क्या बेलन है, क्या है, बेलन। देखो इसकी एक सतह ये बनी, एक सतह ये बनी, एक सतह ये बनेगी, तो इस पे मारोगे तो ये ऊपर जाएगा, इस पे मारोगे तो क्षेत्रफल सदिश नीचे जाएगा, इस पे मारोगे तो ऐसे जाएगा ना बाहर की ओर। यस, तो यही काम होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा डी है, इस बिंदु का नाम क्या है, पी है। तो डी ए क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहां होता है, तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ई वेक्टर होगा मतलब विद्युत क्षेत्र होगा, कहां होगा, बाहर की ओर। काहे बाहर की ओर होगा, क्योंकि प्लस चार्ज है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड होता है, मतलब बाहर की ओर होता है, और माइनस कारण अंदर की ओर होता है। अब देखो बाहर की ओर मतलब ऐसे, तो हो जाएगा हमारे पास ई वेक्टर। यहां पे निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या, ई वेक्टर, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, इतना हल्का से इतना आसान सा। अब हमें क्या करना है, हमको लगाना है यहाँ पे दो नियम लगेंगे। पहला नियम यूज करेंगे, सब कुछ हल करेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे। दूसरा नियम यूज करेंगे, सब कुछ हल करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, और दोनों समीकरण कर देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। और जैसे ही दोनों समीकरण को आप बराबर करोगे, ऐसे धड़ाक से हमारे पास किसका मान आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और करना भी तो यही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, इस पूरे से फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स। तो मैं आपको एक कदम पीछे ले चलता हूं आपके इस चैप्टर में, जहां पे आपने पढ़ा है गॉस का नियम और फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला। सुना ध्यान से, सबसे पहले आपने गॉस का नियम पढ़ा होगा। गॉस का नियम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद करो बाबूजी, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद सतह से जितने भी आवेश होते हैं
उनका नेट मतलब कि उनका योग का 1/ε नॉट गुना होता है कौन, फ्लक्स होता है। आपने इसको पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहां पे हम सबसे पहले एक बोलेंगे इसको और इसको क्या बोलेंगे, दो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करूंगा और जैसे इसको करूंगा बोलूंगा समीकरण नंबर 1, फिर मैं गॉस का नियम लगाऊंगा, बोलूंगा समीकरण नंबर 2, और फिर क्या करूंगा, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। सेवा समाप्त, डेरिवेशन समाप्त। यही करना है। अब आप हमारे साथ में माइंड टू माइंड कनेक्ट होकर चलिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने बोला है वही मैं कर रहा हूं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये आप सबको पता होगा। हमारा कपड़ा क्या हो गया, हाँ, तो इसको मैं इरेज करता हूं। देखो, तो यहां पे हमारे पास आता है, सुनना ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखो भाई, यहां पे एक बिंदु ये बना P, ठीक है, इस बिंदु का नाम मैंने मान लिया Q और इस बिंदु का नाम मैंने क्या मान लिया R। तो पहले हम यहाँ पे इसी चीजों को थोड़ा डिस्कस करते हैं, मजा आएगा। सुनो, तो मैंने कहा निकाला, बिंदु Q और बिंदु R, बिंदु Q और बिंदु R पर फ्लक्स, बिंदु Q और बिंदु R पर फ्लक्स। देखना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बहुत प्यार से कि बिंदु Q तथा R पर फ्लक्स, R पर फ्लक्स क्या होता है बाबूजी, फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फाई इक्वल टू, तो ये तो हो गया ई, चलो ठीक है, ये हो गया ए, और थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का बना कोण। जहां पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, जो क्षेत्रफल सदिश है उसका मान। सुनना ध्यान से, तो क्षेत्रफल कहाँ है, नीचे की ओर, विद्युत क्षेत्र कहाँ है, बाहर की ओर, और भैया यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90। कितना बन रहा है, 90। यहाँ पे आओ, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पे मैं मान कितना रखूंगा, थीटा का मान 90, तो ये हो जाएगा कॉस 90, और आप सबको पता है कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0। इसका मतलब सर कि यहां पे और यहां पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, जी बिल्कुल, फाई ई बराबर ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि बिंदु Q तथा R पर कोई फ्लक्स नहीं होगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा। सर यहां पे वहां पे होगा, कितना होगा उसी को तो निकालना है, उसी के लिए तो पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पार्ट आप इसे समझेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे एंगल का भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल हो रहा है कि नहीं। तो एंगल थीटा का मान कितना आया, 90 आया। अब मैं क्या करने वाला हूं, बिंदु P पर निकालने वाला हूं फ्लक्स। तो मैंने यहां पे लिखा बिंदु P पर फ्लक्स, बिंदु P पर फ्लक्स। फिर से मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, जब मैं यूज करूंगा तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, बट यहां पे जो ए है वो तो पूरे के लिए है और मैं निकाल छोटे के लिए रहा हूं, तो भाई साहब यहां पे मैं ए नहीं लिखूंगा, यहां मैं डी ए लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए। सुना ध्यान से, अगर हमारे पास पूरा क्षेत्रफल होगा तो पूरा फ्लक्स आएगा, छोटा क्षेत्रफल होगा तो छोटा फ्लक्स आएगा। अगेन अगेन, अगर पूरा क्षेत्रफल लूंगा तो पूरा फ्लक्स आएगा, छोटा सा क्षेत्रफल लूंगा तो छोटा सा फ्लक्स आएगा। इसका मतलब जो मैंने यहाँ फाई लिखा है ये पूरा फ्लक्स है, बट हमें क्या लिखना, छोटा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डी फाई ई। क्या लगाएंगे, डी फाई ई लगाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा भाई। अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी बच्चों को कमेंट में, इस लाइव चैट में भी आपको थंब बनाना है और बताना है क्लास मजेदार है। और हाँ, वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके आज की क्लास आपको कैसी लगी, बिल्कुल अच्छे से एनर्जेटिक तरीके वाली क्लास, उसके बारे में आपको बहुत बढ़िया चीजों के बारे में लिखना है। कोई कमी है तो भी लिखना, तो उसको सुधार के आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कमियों से हम लोग डरने वाले नहीं है। आगे देखो, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। भैया थीटा क्या होता है, ई और डी ए के बीच का कोण होता है। अब देखो, ई उधर को जा रहा है, डी ए उधर को जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में तो हैं। और जब कोई चीजें एक ही दिशा में होती हैं तो वहां पे एंगल 0 बनता है। एंगल कितना बनता है, 0। इसका मतलब कि थीटा का मान 0। अगर मैं थीटा का मान 0 रखूंगा तो हो जाएगा डी फाई इक्वल टू, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। हमें तो पता है कॉस 0 का मान, बोलो बोलो बोलो, कॉस 0 का मान फटाक से कमेंट करो। मैं नहीं लिखूंगा ना, मैं बोलूंगा कॉस 0 का मान कितना होता है। सही बच्चों कमेंट में आना चाहिए, मैं क्लास में देखता रहता हूं, ठीक है। जब आप लोग क्लास चलती है तो मैं भी नीचे देखता रहता हूं कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आप सभी बच्चे कमेंट करिए, कॉस 0 का मान कितना होता है।
चलो तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्या बच जाएगा ई डी ए कॉस 0, तो ये हो जाएगा ई डी ए और गुणे हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। इस वाले चीज को मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। आखिर क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। अच्छा आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ा मैं तो डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई डी ए, क्या हो जाएगा ई डी ए। हो गया सर, हो गया। आपने कहा सर फॉर्मूले को यूज करना, लास्ट तक हल करना, जो आएगा समीकरण नंबर 1 बोल देना। सर मैंने हल कर दिया, क्या मैं बोल दूं समीकरण नंबर 1? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमने तो पूरे के लिए बोला था और आपने छोटे के लिए निकाला है, तो हमको पूरा निकालना है। अब फिर से बवाल आ गया कि पूरा कैसे, तो याद करो आपको पढ़ाया गया होगा, एक होता है अवकलन और एक क्या होता है समाकलन। अवकलन का मतलब घटाना, जब मान छोटा निकालना होता है तो अवकलन किया जाता है, और मान पूरा निकालना होता है, बड़ा निकालना होता है तो उसका हम समाकलन करते हैं। तो देखो ये छोटा मान है, पूरा निकालना है, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन। तो मैंने यहां पे लिखा समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए। समझ में आ रहा होगा? अब देखो सुनना ध्यान से, ध्यान सुनोगे एकदम खत्म, कुछ नहीं है समाकलन, डरना नहीं है। देखो डी फाई ई विद्युत फ्लक्स, क्या करना है समाकलन, छोटा फ्लक्स है, समाकलन करोगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा, और पूरा फ्लक्स क्या हमारे पास फाई ई, क्या है फाई। ये जो ई है ना ये काहेगा बाहर, काहेगा बाहर, क्यों? क्योंकि नियतांक है, क्योंकि ये क्या है नियतांक है, तो नियत पद कहां आता है बाहर। फिर लगेगा समाकलन, बचा क्या डीए, तो मैंने डीए लगा दिया। होल डीए, तो डीए का मतलब छोटा, तो इसका मतलब पूरा, समाकलन कर रहा हूं ना तो क्या आएगा पूरा आएगा, और पूरे का मान क्या होता है ए हो जाएगा, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू ई इंटू ए हो जाएगा। सर इसको बोल दें क्या? बोल सकते हो बट बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमको पता है ना व्हाट इज ए इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है सबको पता है। ए बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। सर ये एल क्या होता है? एल तो कहीं नहीं, एल हमने नहीं बताया, बट अब आप मान सकते हो क्या, एल है हमारे पास इस बेलन की लंबाई। एल क्या है? बेलन की लंबाई। तो इसका एरिया कितना हो गया? ए बराबर 2 पाई आर एल। अब देखो यहां पे आ जाएगा फाई इक्वल टू ई। अब देखो यहां मैं इसका मान पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। यस, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए अब इसको आप बोल सकते हो समीकरण नंबर 1। ठीक है, समझ में आया मेरी बतिया? चलो तो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसे आप राइट डाउन वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, बट प्रीमियर फॉर्म में तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं हट जाता हूं। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा जाए। इरेज करता हूं फिर, चलो इरेज कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे अब जो मैंने बातें बताई थी उसी बातों को हमें फॉलो करना है। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया कि चीजों को हल करना है। समीकरण नंबर 1 पहला हमारा उद्देश्य है, क्या नाना समीकरण नंबर 1। तो देखो समीकरण नंबर 1, दूसरा उद्देश्य क्या होगा? गॉस का नियम लगाना है। किसका नियम लगाना है? गॉस का नियम। और जब आप गॉस का नियम लगाओगे तो उसको हल करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? समीकरण नंबर 2। और फिर समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। देखो चलो अब आ जाओ, तो हमारे पास टॉपिक अब क्या आएगा? अब आएगा गॉस के नियम से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं गॉस के नियम से। गॉस के नियम से क्या होता है? गॉस का नियम, गॉस का नियम होता है फाई इक्वल टू, अभी बताया हूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे तो आवेश 1 है और यहाँ पे आवेश इतना सारा है, तो साहब जी यहाँ पे जो क्यू है ना उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये क्या बना दिया? उल्टा 3? नहीं, ये सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब योग। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी आवेश हैं उनको ये पूरा सिग्मा क्यू लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को ही बताऊं, एक स्टेप बाद बताएं। तो एक काम करते हैं, उस प्रॉब्लम को अभी बता देते हैं, क्योंकि अभी मैंने कम लिखा, समझ में ज्यादा आएगा। सुनो, यहां पे एक चीज और आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जरा यहां बता दूं क्या? समझ जाओगे तुम लोग। चलो क्या होता है? लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा का मतलब रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एल। लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एल। रेखीय आवेश, ये क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय क्यों? क्योंकि जो हमारा वस्तु है वो एक रेखा के रूप में है, उस पर कौन है? आवेश है, तो इसलिए इसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। लेकिन लंबाई क्या हो? 1 हो। परिभाषा क्या होती है?
एकांक लंबाई पर, देखो भाई मैं परिभाषा तो इस डेरिवेशन में करने वाला नहीं हूं, तो इसलिए हमारा मेन मोटिव क्या है, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से जो परिभाषा होंगी उनको मैं बोल दूंगा, आप समझिएगा। अगर आपको लिखना चाहिए तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, परिभाषा एकांक लंबाई पे उपस्थित आवेश की संख्या या आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व। रिपीट करता हूं, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। यहां से मैं करने क्या लूं, मैं क्यू का मान निकालूंगा। अगर मैं क्यू का मान निकालूं तो लैम्डा का एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। अब समझ में आया कि जो क्यू है उसका पूरा मान निकालने के लिए लैम्डा इंटू एल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं फाई ई इक्वल टू, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ कहीं तक, दूर दूर तक नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो यह हो गया समीकरण नंबर 2। देखो जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं उसी बातों को मैं फॉलो कर रहा हूं। ये क्या बनेगा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या करना है, सबको पता है, बता रखा है, बराबर करना है, तो करते हैं बराबर। तो मैंने यहां पे लिखा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। समीकरण 1 वहां बना था, क्या बना था, वहां पे बना था E इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या बना था, ये समीकरण 2 क्या है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर बराबर तो कर देंगे, करना क्या है, अरे जो हमको बोला गया क्या, विद्युत क्षेत्र निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई होती है। क्या होती है, ई होती है। इसका मतलब यहां पे पूरा जो क्रियाकलाप करना है वो ई के लिए करना है। तो चलो सबको देखो, पहली बात तो एल से मैंने क्या कर दिया, काट डाला। तो ई बराबर क्या जाएगा, देखो बाबू ये इसके साथ गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन आर, ये आ गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बढ़िया फॉर्म में बना सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं 2 से कर रहा हूं गुणा और 2 से क्या कर रहा हूं भाग। अगर मैं यहाँ पे 2 से करूंगा गुणा, 2 से करूंगा भाग, तो देखो अगर मैं ऊपर 2 से करूंगा गुणा तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो अच्छा 2/2, 2/2। देखो नीचे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बचेगा 2 लैम्डा अपॉन आर, ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में मेरी बात, नहीं समझ में आ रही है, आ गई होगी भाई, इसमें क्या है यार, एकदम छोटी सी बात है। एक काम और करते हैं, बढ़ाते हैं लेवल को। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, आर है, दूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे ई, चलो ऐसे बना देता हूं बढ़िया सिस्टम से, डिजाइन मेरी बहुत खतरनाक है, देखो ई व आर के बीच रिलेशन, ई व आर के बीच रिलेशन। तो भैया जी यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा, ये ऐसा ग्राफ मिलेगा। सर ये ऐसा ग्राफ, भैया इसका नाम होता है आयताकार अतिपरवलय। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है आयताकार अतिपरवलय, आयताकार अतिपरवलय। अंग्रेजी सर बहुत बताता है, इसकी बताओ, जो सुनो, इसकी अंग्रेजी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर पैराबोला, हाइपर PARA बोला, क्या बोला, हाइपर बोला। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश ये होती है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। ये ग्राफ क्या कहता है, इधर ई है और इधर क्या है आर। तो अगर हमें ई का मान ज्यादा चाहिए, विद्युत क्षेत्र ज्यादा चाहिए, तो दूरी को कम करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र का मान कम चाहिए तो दूरी का मान ज्यादा। मतलब अगर इस चालक तार से आप दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, चालक के नजदीक आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट डेरिवेशन को हमने खल्लास किया एकदम अच्छे तरीके से। फिर से बोल रहा हूं, वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, चीजें सीखने को मिल रही हैं, आपका रिवीजन हो रहा है या नई बार आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो भी अगर आपको अच्छा लगा कुल मिला करके, तो आप क्या करेंगे, वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, बढ़िया सा कमेंट करेंगे। और आप पिछली क्लास में आप लोगों ने 4-5 बच्चों ने बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया कमेंट किया था, और उसी कमेंट का नतीजा है कि ये एनर्जी आती है। ठीक है, तो अगर इस एनर्जी को और अच्छा करना है, इस एनर्जी को और बढ़ाना है, तो कुछ नहीं करना, बस कमेंट करना है और अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, तो हमें भी और अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद।